हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने बताया था कि WHO के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को हेल्दी हम तभी कह सकते हैं व्हेन ही और सी विल बी हेल्दी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एज वेल एज बिहेवियरल। इसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में हमने डिस्कस किया था, बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ाया था। देन फैमिली वेलफेयर जो प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग जो इनको बोलते हैं, उनके बारे में भी हमने स्टार्ट किया था। देन हमने बताया था कि इंडिया इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हु इनिशिएटेड एक्शन प्लान्स, ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट किया था फैमिली प्लानिंग के ऊपर प्लान करना। देन हमने बताया था अलग अलग मेथड्स होते हैं कंट्रासेप्शन के। नेचुरल मेथड्स की बात की थी, अभी कुछ रिकैप दे देता हूँ उनके बारे में। हमने पढ़ा था लैक्टेशनल अमीनोरिया के बारे में। इसमें क्या होता है कि बर्थ के लगभग 6 महीने का जो इंटरवल है वहाँ पे पार्चुरेशन जो है वो हम ये बोलते हैं कि पार्चुरेशन जैसे ही होगा तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और उस प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ओवुलेशन नहीं होता। सो वो सेफ़ कहा जाता है। इट इज़ ए नेचुरल मेथड ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्शन। उसके अलावा कोइटस या विड्रॉल इंटरप्ट्स भी जिसको बोलते हैं कि मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। उसके अलावा पेरियोडिक एब्सटिनेंस भी होता है कि जो मेल और फीमेल पार्टनर्स हैं दे अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17। इसके बीच में वो कोइटस अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर मैक्सिमम। देन कुछ बैरियर मेथड्स के बारे में बात की थी, कॉन्डोम्स, डायफ्राम, वोल्ट्स, स्पर्मिसिडल जो क्रीम्स हैं, जेलीज हैं, उनके बारे में भी हमने बातें कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करते हैं कुछ और डिवाइसेस के बारे में। दीज आर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या फिर इनको IUCDs भी बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं होते। दीज आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल बाय एक्सपर्ट नर्सिस और डॉक्टर्स और नर्सिस ही इनको इंसर्ट करते हैं। ये सेल्फ इंसर्टेबल नहीं होते। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि नीट एग्ज़ाम में कई बार स्टेटमेंट भी आ जाती हैं कि आपको 4 स्टेटमेंट दी होंगी, वहाँ पे बोल देंगे कि आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो ये स्टेटमेंट भी आपसे कई बार पूछी जा सकती है, ठीक है। सो बात करते हैं पहला पॉइंट आपका, दीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सिस इन द यूट्रस थ्रो वेजाइना। यूट्रस के अंदर ये इंसर्ट की जाती हैं। अलग अलग डिवाइसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की ये IUDs या फिर IUCDs होती हैं। देन दे आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। जो फीमेल्स प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं या फिर बच्चों के बीच में स्पेस, यानी कि अगर एक बच्चा अब हुआ है मान लो, तो कुछ सालों के बाद अगर दूसरा वो बच्चा चाहती हैं, सो उसके बीच में भी IUDs काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। मार्केट में भी फ्रीडम 5, फ्रीडम 10, फ्रीडम 5 रेफर्स फॉर कि 5 साल तक के लिए वो इफ़ेक्टिव रहेगी। देन फ्रीडम 10 10 साल के लिए वो इफ़ेक्टिव रहेगी। इस तरीके से अवेलेबल होती हैं। देन हम ये बोलेंगे कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया के अंदर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड। देन IUDs क्या करती हैं, दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स के फैगोसाइटोसिस को वो इंक्रीज करती हैं विद इन द यूट्रस, ठीक है। सो क्या होता है, IUDs इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। इसका कारण हम क्या बताएंगे कि हमारी जो बॉडी है, अगर फीमेल की बात करें, सो वहाँ पे किसी एक सिंगल फॉरेन बैक्टीरिया को भी वो टॉलरेट नहीं कर पाती है। सो जैसे ही हम IUDs उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, सो वहाँ पे कुछ फैगोसाइट्स होंगे जो स्पर्म्स को किल कर देते हैं। सो यही मतलब है इसका कि IUDs इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। क्लियर है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में। तो कौन कौन सी टाइप होती हैं, बेसिकली हम ये बोलेंगे देर आर 3 मेजर टाइप्स। कौन कौन सी, नॉन मेडिकेटेड और बायोलॉजिकली इनर्ट डिवाइसेस, देन कॉपर रिलीजिंग IUDs एंड हार्मोन रिलीजिंग IUDs। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो देखते हैं एक बार नॉन मेडिकेटेड और बायोलॉजिकली इनर्ट डिवाइसेस। इसमें
आपको ध्यान रखना है लिपेज लूप। लिपेज लूप क्या होता है? इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक से मिलके बनता है, जिसको पॉलीइथाइलिन भी हम बोलते हैं। इम्प्रेग्नेटेड विद बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट यहाँ पे प्रेजेंट क्यों होता है आपको ध्यान रखना है, इसको रेडियो ओपेक बनाने के लिए। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, बेरियम सल्फेट मेक्स इट रेडियो ओपेक। अगर मान लो किसी के अंदर आपको इंसर्ट करना है, किसी फीमेल के अंदर, तो अगर वो चेक करना चाहे कि वो उसके अंदर है एक, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो बॉडी से बाहर भी निकल जाते हैं। जो आईयूडीज़ होते हैं हमने इंसर्ट कर दिया उनको, लेकिन वो क्या होगा कि फ़ीमेल को पता भी नहीं चलता और वो बॉडी से बाहर भी निकल जाते हैं। सो अगर उसको चेक करना हुआ, सो जब एक्सरे लेंगे उसका, सो बेरियम सल्फेट की हेल्प से वो क्या होगा, उसको रेडियो ओपेक बना देगा और हम ईजिली उसको विजुअलाइज कर पाएंगे। क्लियर है? देन लिपेज लूप के बारे में हमने क्या बताया? प्लास्टिक से मिलकर बनता है, कोटेड विद बेरियम सल्फेट एंड स्टिल यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि इंडिया में ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो है आपकी कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉपर आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। ये किसको सप्रेस करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को, एंड ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। सो अगर स्पर्म्स की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को ही रिड्यूस कर देंगे, सो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी मिनिमम। अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे भी। कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, मल्टीलोड 375 हो गया, इस तरीके से। सो क्लियर है आपको यहाँ तक? अब अलग अलग जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर टी के बारे में। सो टी यहाँ पे रेफर्स फॉर इट्स शेप। जो इसकी शेप है वो टी जैसी होती है। हम ये बोल सकते हैं कि इस तरीके के जैसी इसकी शेप होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉपर टी। सो द मेन फ्रेम ऑफ कॉपर टी, यहाँ जो मेन फ्रेम होगा वो भी प्लास्टिक से ही मिलके बनता है। इज़ मेड अप ऑफ पॉलीइथाइलिन। अभी आपने पढ़ा था पॉलीइथाइलिन का मतलब है प्लास्टिक। देन इट इज़ ऑल्सो कोटेड विद बेरियम सल्फेट। ये भी बेरियम सल्फेट के साथ कोटेड होता है। क्यों होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इसको रेडियो ओपेक बनाने के लिए, कि अगर वो मिसप्लेस हो गई है वो आयोडीज़, चाहे वो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़ हो या कोई और आयोडी हो, अगर वो वहाँ से मिसप्लेस हो गई है तो उसका हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग एक्सरे। ठीक है। टू मेक इट, लिख भी रखा है आपके लिए, मोर रेडियो ओपेक। देन कॉपर वायर इज़ रैप्ड अराउंड। एक कॉपर वायर जो है इसके अराउंड रैप्ड होता है, अराउंड इट्स वर्टिकल स्टेम। ये जो है इस तरीके से अगर होगी, इस तरीके से, सो एक कॉपर वायर रैप्ड होगा इसके अराउंड। ठीक है। और एक थ्रेड जो होता है वो इससे अटैच होता है। वो थ्रेड क्यों होता है? वो थ्रेड इसलिए होता है कि फीमेल जो है वो अपनी वेजाइना में अपनी फिंगर से टच करके वो उस थ्रेड को फील कर सकती है। अगर वो थ्रेड अपनी पोजीशन पे है सो वो उसको फील कर पाएगी, अगर नहीं है सो उसको चेक करवाना होगा किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से। क्लियर है? देन ए कॉपर वायर इज़ रैप्ड अराउंड वर्टिकल स्टेम एंड ए नाइलॉन थ्रेड हैंग्स फ्रॉम इट। हमने यही बता दिया कि इससे एक नाइलॉन का थ्रेड जो है वो हैंग करता है। ठीक है। देन कॉपर 7, इसकी शेप जो है वो 7 जैसी होती है। तो अगर हम इसकी शेप की बात करें, सो अगर डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊं मैं, तो आप यूँ देख लेंगे कि ये आपका यूट्रस है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर कॉपर टी की बात करें, सो इस तरीके से इसकी शेप होती है, और ऐसी शेप अगर होगी तो वो किस में हेल्प करेगी कि वो इजीली एक्सपल्जन ना हो पाए, वो जल्दी से यहाँ से बाहर ना निकल जाए। ठीक है। ऐसा ही होता है कॉपर 7 के साथ में भी। अगर कॉपर 7 की बात करें तो इसकी शेप इस तरीके से होती है, कॉपर 7। ठीक है। देन मल्टीलोड 375, इसके बारे में हम ये बोलेंगे, इट हैज़ 375। ये वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं आपको पता होना चाहिए। 375 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ए कॉपर वायर विच इज़ वाउंड अराउंड इट्स स्टेम, जो इसके स्टेम के अराउंड रैप्ड होता है। ठीक है।
द फ्लेक्सिबल आर्म्स आर डिजाइंड टू मिनिमाइज एक्सपल्सन्स। अगर हम मल्टीलोड 370 की बात करें, 375 की अगर बात करें, सो ये भी इसी तरीके की होती है कि हम ये बोलेंगे कि ऐसा ही शेप होगा इस तरीके से, लेकिन वो ऐसा होता है इस तरीके से, ठीक है। सो हम ये बोलेंगे इसकी जो आर्म्स है वो फ्लेक्सिबल होती हैं, किसके लिए, ताकि वो इजीली यहाँ से बाहर ना निकल जाए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ आईयूडीज, दैट इज़ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। सो ये क्या करती हैं, दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। मान लो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गई है, सो वो यूट्रस को क्या करेंगे, अनसुटेबल बना देंगे इम्प्लांटेशन के लिए, जिससे कि इम्प्लांटेशन क्या होता है कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द इनर वॉल ऑफ यूट्रस, आपको पता होगा अच्छे से। एंड दे ऑल्सो मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। हॉस्टाइल का मतलब होता है कि सर्विक्स को बहुत थिक बना देते हैं, ठीक है, जिससे कि विच विल अल्टीमेटली प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल की बात करें, सो ध्यान रखना आपको, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। LNG रेफर्स फॉर लिनोवोगैस्ट्रल, ठीक है, लिनोवोगैस्ट्रल। ये क्या होती है, हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ ए सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लिनोवोगैस्ट्रल, LNG-20, ठीक है। सो आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ऑप्शन दे देंगे कॉपर टी, कॉपर 7, देन मल्टीलोड 375 एंड एक दे दिया आपको LNG-20। सो द आंसर इज LNG-20। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देन हार्मोनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की अगर बात करें, सो पहला मेथड इसमें आता है OCPs, जिनको बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये मोस्ट कॉमन मेथड भी है और फीमेल्स जो हैं इसको प्रेफर भी करती हैं, और मोस्टली वो फीमेल प्रेफर करती हैं जो थोड़ी सी लिटरेट होती हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अर्बन एरियाज़ में इनको फॉलो किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनको लेने के लिए फ़ीमेल को ये पता होना चाहिए कि वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन में है फ़िलहाल, ठीक है। सो हम ये बोलेंगे कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टोजेंस, या तो सिर्फ प्रोजेस्टोजन या फिर प्रोजेस्टोन के साथ एस्ट्रोजन हार्मोन का कम्बिनेशन, इट इज़ ऑल्सो अडेप्टेड बाई फीमेल्स एज ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हमने क्या बताया, या तो प्रोजेस्टोजन या फिर प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का कम्बिनेशन। देन ये जो OCPs होती हैं, ये टैबलेट्स की फॉर्म में फीमेल जो है वो इनहेल करती हैं, ठीक है, इसलिए इनको पिल्स बोला जाता है, ठीक है। फिर एक लाइन लिखी हुई है कि पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रीफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो समझो इस बात को, इस लाइन का मतलब क्या है कि मान लो एक फ़ीमेल के अंदर 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। सो वो पहले 5 दिन के अंदर किसी एक दिन में उसने पिल लेना स्टार्ट किया है। मान लो कि उसने पिल स्टार्ट की है 5th डे पे, ठीक है, सी स्टार्टेड यूजिंग पिल्स ऑन द 5th डे ऑफ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और वो कैसे काउंट करेगी कि 5th डे कैसा है, फर्स्ट डे कौन सा है। सो हमने बताया था आपको कि द फर्स्ट डे वो होता है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, द ब्लीडिंग फेज जहाँ से स्टार्ट होगी उसी को हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट डे। सो 5th डे पे उसने पिल्स लेना स्टार्ट किया और वो कब तक लेगी, अप टू 25th डे। सो कितने दिन का टाइम हो गया ये, 5 से लेके 25 तक का हम ये बोल सकते हैं कि 21 दिन का ये टाइम हो गया। फिर वो बीच में 7 दिन मिस करती है। 7 दिन कौन कौन से हो गए, 25 तक तो हो गए, देन 26, 27, 28 एंड 1, 2, 3 एंड 4, बीच के 4 दिन वो स्किप करेगी और फिर वो दोबारा से इन 7 दिन में स्किप करके दोबारा से 21 दिन तक वो पिल लेती रहेगी, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर उसने अपनी पिल्स के टाइम को मिस कर दिया है, मान लो 18th डे को उसने पिल लेनी थी, वो मिस कर दी है, तो वो 19th डे को भी ले सकती है। लेकिन अगर एक साथ 2 दिन उसने पिल्स को मिस कर दिया है, सो वहाँ पे चांसेस जो है वो फर्टिलाइजेशन के बढ़ जाएंगे। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि वो पिल्स जो है वो किस तरीके से अपना एक्शन शो करती हैं। सो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि वो ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती हैं। सो पिल्स इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, आप जानते हो दोनों टर्म्स के बारे में अच्छे से। देन उसके अलावा
वो सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को भी अल्टर कर देती हैं, मतलब चेंज कर देती हैं। सो दे अल्टर द क्वालिटी ऑफ ए सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ ए स्पर्म्स। वो क्या करता है, एंट्री ऑफ स्पर्म्स को प्रिवेंट कर देता है। देन पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफ़ेक्ट्स। पिल्स जो हैं वो मोस्ट एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स होती हैं, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, ये हमने बता दिया ऑलरेडी। देन एक सहेली पिल है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि इट इज़ वंस ए वीक पिल। वंस ए वीक पिल इसको बोला जाता है। इट कंटेन्स नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। आपको ध्यान रखना है कि जितनी जो पिल्स होती हैं दे कंटेन मोस्टली स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, बट सहेली कंटेन्स नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। और ये डेवलप की गई थी सबसे पहले CDRI, दैट इज़ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सहेली पिल वॉज डेवलप्ड बाय CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे डेवलप की गई थी। देन इट इज़ वंस ए वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होंगे यहाँ पे, एंड कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। देन इट इज़ टेकन ट्वाइस वीकली फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं तो ये 2 बार लेनी पड़ती है वीक में, लेकिन उसके बाद ये वंस ए वीक पिल हो जाती है कि एक वीक में सिर्फ एक बार ही इसको लेना पड़ता है, ठीक है। कुछ और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे कि इंजेक्टेबल्स ये क्या होते हैं कि प्रोजेस्ट्रोजन अलोन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कम्बिनेशन। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन की फॉर्म में भी वो यूज किया जाता है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। जैसे पिल्स का मोड ऑफ एक्शन था कि वो इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर रही थी, वो ओवुलेशन को इनहिबिट कर रही थी, सर्वाइकल जो म्यूकस है उसको वो होस्टाइल बना रही थी, ऐसे ही इनका भी एक्शन होता है। एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। लेकिन यहाँ पे जो इनका इफेक्टिव पीरियड है वो काफ़ी लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू पिल्स। क्लियर है। देन सबडर्मल इम्प्लांट्स। सो नाम से पता चल रहा है कि स्किन के अंदर कुछ इम्प्लांट्स किए जाते हैं, और एग्जाम्पल है आपका नोर प्लांट, ठीक है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबडर्मल इम्प्लांट्स का कोई एग्जाम्पल, तो आप ये बोलेंगे कि नोर प्लांट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन अलोन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के साथ, ये लाइन कई बार बोल चुके हैं हम। कम्बिनेशंस विद इन 72 आवर्स। अगर कोइटस के 72 आवर्स के अंदर अंदर इनको यूज किया जाता है, सो दे आर वेरी इफ़ेक्टिव। इस पीरियड में वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। और ये क्यों यूज की जाती हैं? दे आर यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप्स, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, और अगर कोई पिल आप ले रहे हैं और वो मिस हो गई है, सो उस टाइम पे दीज आर यूज्ड। सो ओरल पिल्स जो हैं, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि फीमेल्स के लिए ही नहीं बल्कि मेल्स के लिए भी कुछ ओरल पिल्स होती हैं। और एक सबसे पहले ओरल पिल बनाई गई थी चाइना के द्वारा, जो कॉटन सीड से बनाई थी, जिसका नाम है गोसीपोल। ध्यान रखना है, गोसीपोल ये सबसे पहले चाइना ने बनाई थी, लेकिन ये फिर बाद में बैन कर दी गई। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए बनाई थी? प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या करती है? स्पर्मेटोजेनेसिस को ये प्रिवेंट कर देती है। लेकिन उसके अलावा इसने क्या किया? इट कॉजेज परमानेंट एजोस्पर्मिया। जो स्पर्म्स हैं उनके नंबर को भी ये धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए इसको फिर बाद में बैन कर दिया गया था। सो गोसीपोल के बारे में हम ये बोलेंगे, इट इज़ मेड फ्रॉम कॉटन सीड्स, इट प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, देन बैंड बिकॉज इट कॉजेज परमानेंट एजोस्पर्मिया। सो ध्यान रखना है कि गोसीपोल क्या है? एक ओरल पिल है फॉर मेल्स, अब ये बैंड है। देन ओरल पिल्स के बारे में एनसीईआरटी की कुछ पॉइंट हैं। सो माला डी, माला एन, ये है डेली ओरल पिल्स, ये ध्यान रखने आपको एमसीक्यू में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे। देन सहेली, अभी हमने पढ़ा था कि वीकली ओरल पिल,
वंस ए वीक पिल भी इसको बोलते हैं हम। देन क्विनेस्ट्रोल, ये क्या होती है, इट इज़ मंथली ओरल पिल, ठीक है। देन एक लाइन लिखी है कि इंसर्शन ऑफ आईयूडीज विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स है तो उसके फर्स्ट 5 days में अगर हम आईयूडीज का इंसर्शन कर देते हैं सो इट विल प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन, और अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ सो आगे फर्दर जो इवेंट्स हैं प्रेगनेंसी के वो भी नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ परमानेंट मेथड्स के बारे में, या फिर इनको स्टरलाइजेशन टेक्निक्स भी बोलते हैं, इसके अलावा टर्मिनल मेथड्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये 2 तरीके के हो सकते हैं। मेल्स के केस में हम उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी, जिसमें हम वास डिफरेंस को कट करते हैं, और फीमेल्स के केस में उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, जिसमें हम फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं। आगे हम देखते हैं उसके बारे में। सो इट इज़ टर्मिनल मेथड, ठीक है, एंड दीज टर्मिनल मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इन मेथड्स का यूज किया जाता है, लेकिन ये मेथड्स हम ये बोल सकते हैं कि बहुत हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन इनकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो बहुत पुअर होती है। मान लो कि वास्ट डिफरेंस, अगर वेसेक्टोमी की बात करें सो वास्ट डिफरेंस अगर कट कर दी है सो उसकी रिवर्सिबिलिटी जो है वो बहुत पुअर है, वहाँ पे चांसेस कम हैं कि वो दोबारा से ज्वाइन हो जाए, ठीक है। सो बात करते हैं टाइप्स की। 2 तरीके का हो सकता है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या होगा, इट इज़ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेसेक्टोमी मीन्स परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल्स। मेल्स के लिए एक परमानेंट मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का। देन बोथ वास डिफरेंस जो हैं यहाँ पे कट कर देंगे हम, आर लाइगेटेड एंड कट करने के बाद उनको हम लेबोरेटरी में भेजते हैं। लेबोरेटरी में क्यों भेजते हैं, ताकि ये चेक करने के लिए कि जो हमने जो कट पोर्शन काटा है वो वास डिफरेंस ही है या कोई और नर्व कट हो गई है। इसको चेक करने के लिए हम ये बोलते हैं कि वास डिफरेंस जो है वो लाइगेट कर देंगे और कट कर देंगे। क्लियर है। देन स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यूज आफ्टर द वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी के बाद में भी स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो सीमन है उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो सीमन है, जो इजेकुलेटेड सीमन है, वहाँ पे स्पर्म्स जो है वो नहीं होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। उसके अलावा 1-2 पॉइंट आपको और ध्यान रखने हैं यहाँ पे कि ये इमीडिएटली इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है। वेसेक्टोमी जो है इट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव इमीडिएटली। हम क्यों बोलते हैं कि ये इमीडिएटली इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जो आपकी वास डिफरेंस है उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये बोलते हैं कि फर्स्ट 3 months तक ये एडवाइस किया जाता है कि आप सिर्फ इसी के भरोसे न रहें, कुछ और जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो भी आप यूज़ कर लें, या तो फर्स्ट 3 months तक, या फिर जब तक अप टू 20 times इजेकुलेशन ना हो पाए तब तक आपको कुछ और मेथड्स जो है वो भी यूज़ करने होते हैं, ठीक। कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं वेसेक्टोमी से रिलेटेड, जिनको देख लेते हैं कि वेसेक्टोमी इज़ नॉट इफ़ेक्टिव इमीडिएटली। अभी हमने बता दिया कि तुरंत ये इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता। जो पीपल है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो कपल है, उसको ये एडवाइस किया जाता है कि फर्स्ट 3 months तक वो अदर कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है उनको यूज़ करें। कपल इज़ एडवाइज्ड टू यूज़ सम अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऑल्सो फॉर 3 months आफ्टर वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी के 3 महीने के बाद तक, या फिर हम ये बोल सकते 3 महीने तक वो अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी यूज़ करेगी, उसको एडवाइस की जाती है। या फिर 20 times इजेकुलेशन जब तक ना हो जाए, क्योंकि तब तक पूरा जो सिस्टम है, पूरे जो स्पर्म है वो फ्लश आउट नहीं हो पाते हैं। सो 20 टाइम तक अगर हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सारे स्पर्म ऑलरेडी जो प्रेजेंट थे वेसेक्टोमी में, जो वास डिफरेंस में जो स्पर्म्स थे वो फ्लश आउट हो चुके हैं। देन ट्यूबेक्टोमी के बारे में बात करेंगे। सो फैलोपियन ट्यूब को कट करना, टाई करना, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी, जो कि फीमेल्स के अंदर एक परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। सो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर द फीमेल्स, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि ये इमीडिएटली इफ़ेक्टिव नहीं था, लेकिन ट्यूबेक्टोमी इज़ इफ़ेक्टिव इमीडिएटली। ये पॉइंट लिखा भी हुआ है कि इफ़ेक्टिव इमीडिएटली, ठीक है। देन फैलोपियन ट्यूब इज़ रिमूव्ड और टाइड अप, हमने बता दिया।
थ्रो ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन, फलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है थ्रो ए स्मॉल इंसिजन एब्डोमेन में, या फिर थ्रो वेजाइना, कैसे भी उसको टाई कर सकते हैं, वेजाइना के थ्रू भी या फिर उसको एब्डोमेन के अंदर भी टाई कर देते हैं। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट कंटिन्यूज आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी के बाद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो होती रहती है। ठीक है, सो हम ये बोलेंगे कि ये हैं आपके परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड हैं इनमें से काफ़ी बार आपसे एज इट इज़ क्वेश्चन जो है आपके नीट एग्ज़ाम में और बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। आप वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, कहीं भी कोई डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तब तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।